नमस्कार, मैं एडवोकेट गगन शर्मा आपका लॉयर्स गाइड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लॉयर्स गाइड एक ऐसा चैनल है जो सभी अपने एडवोकेट भाई बहन की हेल्प करेगा बेयर एक्ट को समझने के लिए। 2023 के अंदर हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता को रिप्लेस किया था आईपीसी से, सीआरपीसी से और इंडियन एविडेंस एक्ट से। 1 जुलाई 2024 से इन सभी नियमों को लागू किया जा रहा है। तो ये जरूरी है कि इन सब नए कानून को हम अच्छे से समझ सकें ताकि हमारी प्रैक्टिस जारी रहे। इसके अलावा जितने भी हमारे लॉ स्टूडेंट हैं उनको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी अगर हमसे पूछना है तो वो लॉयर्स गाइड में कमेंट के थ्रू, मैसेज के थ्रू हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को सबसे पहले समझने से पहले हम देखें कि सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बेसिक अंतर क्या है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सेक्शन वाइज सबका डिफरेंस आपको नजर आएगा, आप उसको हैंडी भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मोटा मोटा जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल मिला के 39 चैप्टर्स हैं, जबकि सीआरपीसी के अंदर हमारे केवल 37 चैप्टर्स थे। सीआरपीसी में हमारे केवल 484 सेक्शंस थे, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उनको बढ़ाकर 531 सेक्शन कर दिया गया है। आज हम चैप्टर 1 का वीडियो बना रहे हैं। रेगुलरली आपके पास हर चैप्टर के वीडियो आएंगे, तो कुल मिलाकर हम आपको 39 वीडियोस देंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर। और आपको जैसे ही किसी पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में पूछना होगा, आप गूगल पे या अपने उस पर डालेंगे तो वीडियो आपकी हेल्प करने के लिए पॉपअप जरूर करेगा। चैप्टर 1 की बात करते हैं। चैप्टर 1 बेसिक है, उसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, पहले और इसके अंदर ऑलमोस्ट सब चीजें सेम है। सेक्शन 1, चैप्टर 1 में सेक्शन 1 से 5 है, कुल मिला के 5 सेक्शन है चैप्टर 1 में, जिसके अंदर जो सेक्शन 1 है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। आई एम सॉरी, थोड़ी सी अपनी राइटिंग समझने में दिक्कत हो जाती है। सेक्शन 2 डेफिनेशंस को बता रहा है। सेक्शन 2 में फिर 2 सबसेक्शन है। सेक्शन 1 के अंदर फर्दर सबसेक्शंस A to Z तक हैं। सेक्शन 2 के 2 सबसेक्शन के अंदर अगली डेफिनेशंस है। सेक्शन 3 के अंदर कुल मिला के 2 सबसेक्शंस हैं, 1 और 2, और 2 के आगे फिर 2 सबसेक्शन है, A एंड B। सेक्शन 4 में 1 और 2 सेक्शंस आते हैं, एंड सेक्शन 5 आखिरी के अंदर आपको सेविंग्स के बारे में बताएगा। तो चलिए अब इन वीडियो को हम डिटेल में शुरू करते हैं कि क्या एक एक सेक्शन हमें बता रहा है। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि इंटरनेट पे काफी मटेरियल अवेलेबल है जो एक दूसरे के साथ करेक्ट नहीं है। ये जो फाइल खोली है मैंने आपको, ये करेक्ट फाइल है, लेकिन इंटरनेट में कुछ ऐसी फाइल भी अवेलेबल है जिसके अंदर सेक्शन कुछ गलत है। तो आप जब भी आप फाइल पीडीएफ से डाउनलोड कर रहे हैं तो एक बार रेफरेंस चेक ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने कई गलतियां पाई हैं पीडीएफ के अंदर, जिसमें सब सेक्शन 2 के अंदर डी के अंदर कुछ और ही वो बताता है, जबकि सबसेक्शन 2 का डी पार्ट बेल बॉन्ड के बारे में बताता है, लेकिन वो कुछ और ही बता रहा है। तो आप अपनी क्लैरिटी ले लीजिएगा। ये जो मैंने बुक का ये डाउनलोड किया है, इसके साथ मेरे ये पीडीएफ को इस पूरी किताब से टैली किया है, एंड उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। फिर भी अगर कोई गलती रह जाती है तो इट्स ए ह्यूमन एरर। चैप्टर 1 के अंदर जैसे कि मैंने बताया, 1 जो है इसमें आपको शॉर्ट टाइटल है। शॉर्ट टाइटल के अंदर दे हैव एक्सप्लेन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को, राइट। और इसमें सेक्शन 2 में बताया गया है कि ये जो सेक्शन है उसमें चैप्टर 9, 11 एंड 12, द प्रोविजन ऑफ द संहिता अदर देन दोस रिलेटिंग टू चैप्टर 9, 11 एंड 12 शैल नॉट अप्लाई टू स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया। एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर उसको उन क्षेत्रों में भी अगर स्टेट गवर्नमेंट को अपने कुछ नोटिफिकेशन के थोड़ा कुछ कानून लागू करने हैं, तो ये इसका सेक्शन इसको अलाउ करता है कि कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा या कोई भी प्रोविजन को अप्लाई करके होल पार्ट या पार्ट ऑफ द नागालैंड के अंदर या ट्राइबल एरिया के अंदर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मॉडिफिकेशन कर सकती है बाय नोटिफिकेशन। इसके बाद आगे ट्राइबल एरियाज को भी बताया गया है। ट्राइबल एरियाज वो एरिया है जो 21 जनवरी 1972, 21 डे ऑफ जनवरी 92 से पहले असम के ट्राइबल एरिया में इंक्लूड किए गए थे, जो कि रेफर किया गया है पैराग्राफ 20, राइट। पैराग्राफ 20 में किया गया 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन दोस विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द म्युनिसिपैलिटी ऑफ
शिलोंग के अंदर. It shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint. राइट. तो सेक्शन 1 के अंदर हमने कुल मिला के ओवरऑल इसका डेफिनेशंस को, ट्राइबल एरिया को, सब कुछ समझ लिया. नाउ कमिंग टू सेक्शन 2. सेक्शन 2 ए से लेके सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1 है. 1 के अंदर ए से लेके जेड तक इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं. इसके अंदर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को बताया गया है, बेल को बताया गया है, बेलेबल ऑफेंस को बताया गया है, बेल बॉन्ड चार्ज, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कंप्लेंट के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया है कि कंप्लेंट ओरली भी की जा सकती है, राइटिंग में भी की जा सकती है मजिस्ट्रेट को. राइट. सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड द पुलिस रिपोर्ट. कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा. यहां पे एक एक्सप्लेनेशन और की है कि कुछ कॉग्निजेबल एक्सपेंस कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे भी होंगे जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर खुद उसके ऊपर, माफ कीजिएगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे होंगे जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर खुद से उसमें संज्ञान ले सकता है और खुद से कंप्लेंट करेगा. तो उस अवस्था के अंदर जो पुलिस ऑफिसर होगा उसको कंप्लेनेंट कहा जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर हर तरीके की इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को ले लिया गया, चाहे वो रिटर्न है, वर्बल है, पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन है, वीडियो कंटेंट है, किसी एक बंदे से दूसरे बंदे को कुछ ट्रांसफर की गई है. आजकल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का जमाना है, इसके अंदर बहुत वाइड रेंज के अंदर सब कुछ कवर किया गया है, जिसका एक्सप्लेनेशन सब सेक्शन 2 के आई में एक्सप्लेन किया गया. हाई कोर्ट के अंदर बात करते हैं. हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट, जो भी स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट लगेगा उसके जुरिसडिक्शन के अंदर उसको हाई कोर्ट कहा जाएगा. जो यूनियन टेरिटरी के अंदर हाई कोर्ट नहीं है, वो जिस स्टेट को रेफर किया जाएगा उस स्टेट के कोर्ट को ही वो अपना हाई कोर्ट कंसीडर करेंगे. किसी भी स्टेट के अंदर जो हाईएस्ट ज्यूरिसडिक्शन है अदर देन सुप्रीम कोर्ट, उसको हाई कोर्ट कहा जाएगा. इंक्वायरी की बात करते हैं. इंक्वायरी के अंदर कोई भी इंक्वायरी ट्रायल को छोड़कर किसी भी तरीके की इंक्वायरी आ सकती है जो कि मजिस्ट्रेट या कोर्ट इसको स्टार्ट करवाता है. इन्वेस्टिगेशन हर तरीके की इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस. जो भी कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए हमने प्रोसीडिंग की है बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी अदर पर्सन अदर देन अ मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, तो उसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कहा जाएगा. अगर कहीं पे भी कोई स्पेशल एक्ट इस संहिता के से इनकंसिस्टेंट है तो इस संहिता के एक्ट को छोड़कर उस स्पेशल एक्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी. जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड करती है प्रोसीडिंग इन कोर्ट्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ. प्रोसीडिंग क्या है? ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एविडेंस, जब हम एविडेंस को लीगली लेते हैं या उसकी हम ओथ लेते हैं. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच ए पुलिस ऑफिसर हैज अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट. तो इसके अंदर वो डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, डेफिनेशन सारी की सारी वही है, लेकिन अब ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ओ में एक्सप्लेन किया गया. नोटिफिकेशन जो भी आप पब्लिश करते हैं ऑफिशियल गैजेट के अंदर, वो नोटिफिकेशन कहलाती है. ऑफेंस कैसा कोई भी ऑफेंस होता है जो पनिशेबल है बाय लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स एंड इंक्लूड एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ए कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871. तो यहाँ पे ऑफेंस को भी एक्सप्लेन किया गया है. आर सब सेक्शन के अंदर ऑफिसर को बताया गया ऑफिसर इंचार्ज कौन है. ऑफिसर इंचार्ज अगर कभी छुट्टी पे चला जाता है, उसकी तबीयत खराब है, तो उससे नेक्स्ट लेवल का ऑफिसर उसका चार्ज संभालता है, लेकिन वो कांस्टेबल के रैंक से बड़ा होना चाहिए और उसको स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्शन के द्वारा भी किया जाता है. स्टेट गवर्नमेंट जो भी डायरेक्शन देगी वैसे डायरेक्शन के हिसाब से वो थाना जो प्रभारी है वो कार्य करेगा. राइट. अब आ जाते हैं प्लेस में हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल सब आ जाता है. पुलिस रिपोर्ट के अंदर एक ऐसी रिपोर्ट जो फॉरवर्ड की है पुलिस ऑफिसर द्वारा मजिस्ट्रेट को अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 193. पुलिस स्टेशन एक्सप्लेन किया गया है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्सप्लेन किया गया है, एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18 एंड इंक्लूड एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाएगा. सब डिवीजन में सब डिवीजन आ जाता है डिस्ट्रिक्ट का. सम्मन केस में वो सम्मन केस आते हैं जो कि वारंट केस नहीं है. राइट. विक्टिम मीन्स ऐसा कोई व्यक्ति जिसको लॉस हुआ है, इंजरी हुई है और किसी के गलत एक्ट या ओमिशन के कारण हुआ है. इसके अंदर गार्जियन और आपका लीगल आयर भी विक्टिम की कैटेगरी में आएंगे ही आएंगे. वारंट केस के अंदर 3 चीजें बताई गई हैं जहां पे डेथ की पनिशमेंट मिली हो, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिला हो या इंप्रिजनमेंट टर्म फॉर एक्सीडेंट 2 years मिला हो, तो वो आपका वारंट केस आ जाएगा. सेक्शन 2 इसमें बता रहा है वर्ड एंड एक्सप्रेशन.
यूज हेयर इन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो भी वर्ड एंड एक्सप्रेशन यहां डिफाइन नहीं किए गए बट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में डिफाइन किए गए हैं। एंड द भारतीय न्याय संहिता 2023 शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दैट एक्ट एंड संहिता। तो जो वर्ड एंड एक्सप्रेशन है जो यहाँ पे डिफाइन नहीं किए गए उसको हम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर जो डिफाइन किए गए वहां से भी हम रेफरेंस ले सकते हैं। सब सेक्शन 3 बता रहा है अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स एनी रेफरेंस इन एनी लॉ टू ए मजिस्ट्रेट without any qualifying words, magistrate of the first class or a magistrate of the second class shall in relation to any area be construed as reference to a judicial magistrate of the first class or judicial magistrate of the second class as the case may be exercising jurisdiction in such area। तो इसके अंदर जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है या मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास है उनकी डेफिनेशन बताई गई है कि जो उस एरिया के अंदर उस जुरिडिक्शन के अंदर अपने काम कर रहे हैं एंड जो क्लैरिटी दे रहे हैं अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, अगर जरूरत नहीं है एनी रेफरेंस इन एनी लॉ, कोई भी रेफरेंस किसी भी लॉ के अंदर टू ए मजिस्ट्रेट विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड, विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड के अंदर अगर कोई रेफरेंस दिया गया है मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और ए मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास शैल इन रिलेशन टू एनी एरिया, वो कौन रहेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, उस एरिया से रिलेशन में रहेंगे, बी कंस्टिट्यूट एज रेफरेंस टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास एज द केस में भी। तो उस एरिया के अंदर अगर स्पेसिफिक किया गया है तो उस एरिया के वो जुडिशियल फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कैटेगरी में आएंगे जिस तरीके की जुरिस्डिक्शन में वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं। सबसेक्शन 3 का 2 सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 कहता है where under any law other than the Sanhita the function exercisable by magistrate relates to matter which involve the appreciation or shifting of evidence or the formulation of any decision which exposes any person to any punishment। इस लॉ के अंदर बताया गया है द फंक्शन एक्सरसाइजेबल बाय मजिस्ट्रेट रिलेट टू मैटर, किसी भी मैटर से रिलेटेड जब कोई मजिस्ट्रेट अपना ड्यूटी परफॉर्म करता है विच इन्वॉल्व, जिसमें क्या इन्वॉल्व है द एप्रिशिएशन और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस और द फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन, चाहे वो एप्रिशिएशन है, शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस है या फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन है, विच एक्सपोजेज एनी पर्सन टू एनी पनिशमेंट, जिससे किसी व्यक्ति को किसी तरीके की पनिशमेंट मिलती है या पेनल्टी मिलती है, उसको डिटेंशन मिलती है या कस्टडी में भेजा जाता है जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन था, इंक्वायरी और ट्रायल और वुड हैव द इफेक्ट ऑफ सेंडिंग हिम और ट्रायल बिफोर एनी कोर्ट, दे शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द संहिता बी एक्सरसाइजेबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो बेसिकली इस संहिता के तहत मजिस्ट्रेट किस तरह से काम किए गए करेंगे वो सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 के ए के अंदर डिफाइन किया गया है। बी कहता है विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव और एक्सिक्यूटिव इन नेचर सच एज ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस, द सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट आ जाता है सबसेक्शन बी के अंदर जिसमें आप लाइसेंस दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल कर रहे हो, सैंक्शन लगा रहे हो किसी प्रोसिक्यूशन के ऊपर, और विड्रॉइंग फ्रॉम प्रोसिक्यूशन या प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ कर रहे हो, दे शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द क्लॉज ए बी एक्सरसाइजेबल बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इस तरीके के सारे काम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा। तो यहाँ मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बताया गया है। सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 बताता है ऑल ऑफेंसेस अंडर द भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता के अंदर जितने भी ऑफेंस है शेल बी इन्वेस्टिगेटेड इंक्वायर्ड इनटू, वो कैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे और इंक्वायर किए जाएंगे, ट्राइड किए जाएंगे, अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ हियरिंग आफ्टर कंटेंट। तो भारतीय न्याय संहिता जितने भी उसके ऑफेंसेस हैं उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रोविजंस के तहत होगी। जैसे पहले सीआरपीसी और आईपीसी काम करता था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता एक दूसरे में काम किया जाएगा। ये दंड बता रहा है, ये क्राइम बता रहा है क्या क्या है, और वो उसके दंड बता रहा है क्या क्या है। सब सेक्शन 2 बताता है ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the same provision, but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner or place of investigating, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offences। Any offences under any law, कोई भी offense किसी भी law के अंदर shall be investigated, उसको investigate किया जाएगा, inquire किया जाएगा, tried किया जाएगा या otherwise जो dealt करना है
विद अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजन, बिल्कुल सेम प्रोविजन के साथ किया जाएगा, बट सब्जेक्ट टू एनी इनेक्टमेंट। लेकिन यहां पे कंडीशन है, कोई भी अगर इनेक्टमेंट हुए जो कानून बना है फॉर द टाइम बिंग, अगर किसी शॉर्ट समय के लिए भी कोई कानून बना है जो इन्फोर्स है रेगुलेटिंग द मैनर और प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग इंक्वायरिंग इनटू ट्राइंग और अदरवाइज डीलिंग विद सच ऑफेंस, सारे गुनाहों को, ऑफेंसेस को इसी संहिता के तहत रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर कानून के लिए कोई सजा बनी गई है तो वहां पे उसको देखा जाएगा। जो लास्ट है उसको सेविंग्स है। सेविंग्स के अंदर बोलते हैं नथिंग कंटेंट इन दिस संहिता शैल इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन टू कॉन्ट्रेरी, इसमें भी वही उन्होंने बताया गया है कि इस संहिता के अंदर अगर कोई भी कानून बनाया गया है और वो किसी स्पेशल या लोकल लॉ के जो टाइम बिंग फोर्स में है उसके साथ अगर वो कॉन्ट्राडिक्टरी है तो उसके लिए हम एनी स्पेशल जुडिशियल प्रोविजन कन्फर्ड और एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीडिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। तो सेविंग्स के अंदर यही बताया गया कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी कानून को बनाया गया, किसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कानून अगर थोड़ा सा उससे वेरी कर रहा है तो हम उस फॉर द टाइम बिंग कानून को ही रेगुलराइज करेंगे। तो अब हमने चैप्टर 1 में क्लियर कर लिया। चैप्टर 1 के अंदर हमारी क्या क्या हेडिंग क्लियर हो गई है, मैं एक बार रैप अप कर देता हूं। हमने टाइटल को एक्सप्लेन कर लिया, टाइटल क्या था, शॉर्ट टाइटल क्या था। हमने फिर डेफिनेशंस को एक्सप्लेन कर दिया, डेफिनेशंस क्या थी, राइट। डेफिनेशंस के अंदर हमने जेड तक सारे सबसेक्शन पढ़ लिए और सेकंड भी समझ लिया। ट्रायल ऑफ ऑफेंस देख लिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कैसा होगा, और लास्ट हमने सेविंग्स देख लिया। आपका लॉयर्स गाइड में एक बार मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर चैप्टर 1 से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे मैसेज डाल के पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके मैसेजेस का जवाब दूं। इंतजार कीजिए मेरे चैप्टर 2 के वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।